Good morning, children. Today I am going to teach you the second lesson of civics, that is constitutional design. तो हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन क्या है, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसका प्रियम्बल क्या है, उसके बाद कौन कौन सी ऐसे मुख्य बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। अब कुछ हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। पहला है टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दूसरा है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में कैसे बनाया गया, तीसरा है एपार्थाइड के अगेंस्ट में कैसे स्ट्रगल किया गया, फोर्थ है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन वाइट, यानी कि जो ब्लैक पीपल थे नॉन वाइट से किस तरह से व्हाइट यूरोपियन पीपल ने अपना रूल्स रेगुलेशन इम्पोज किया और एपार्थाइड किया वहां पे, और उसके बाद जो है एएनसी पार्टी का फॉर्मेशन कैसे किया गया टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, और किस तरह से साउथ अफ्रीका में नए कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन की गई। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने अपना योगदान दिया है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमिंग करने में, और कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कौन कौन से ऐसे देश थे जिससे कि उसके मुख्य बातों को मतलब कॉपी किया गया। तो ये सारी चीजें जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं चिल्ड्रन कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? In democracy, there are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are known as constitution and it is the supreme law of the country. यानी कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, बेसिक रूल्स, और उसको हमारे सिटीजन्स को भी फॉलो करने होते हैं, गवर्नमेंट को भी फॉलो करने होते हैं। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं इनको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? संविधान। तो ये संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन हर देश में मोस्टली लिखित रूप में, इट इज इन रिटन वे, और ये इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और ये जो है किसी भी देश का ये सुप्रीम लॉ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते चलते हैं अगले टॉपिक पर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। किस तरह से साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन करना शुरू किया गया, कैसे जो वहां पे डेमोक्रेसी हुई और डेमोक्रेसी के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे किया गया। तो 17th और 18th सेंचुरी में जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो धीरे धीरे जो है हर देशों में अपना व्यापार करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो साउथ अफ्रीका में आए, और ये लोग जो है व्हाइट कलर में होते थे और साउथ अफ्रीका के लोग जो थे वो ब्लैक कलर में होते थे। कुछ हमारे इंडियंस जो थे उनको भी स्लेव बनाकर जो हमारे ब्रिटिश थे वो सेंड कर दिए गए थे साउथ अफ्रीका में। तो वो मिक्स्ड कलर के लोग होते थे जिनको मिक्स्ड रेसेस कहते हैं। रेस मीन्स स्किन कलर, यानी कि ब्लैक स्किन कलर, व्हाइट स्किन कलर, और मिक्स्ड जो रेसेस थे यानी कि आप जानते हो सांवले कलर जिसको बोलते हैं उसको मिक्स्ड रेसेस। तो वहां पर जो है 17th-18th सेंचुरी में व्यापार करने के लिए जो यूरोपियन कंट्रीज आए और वहां पर वो सेटल हो गए, अपनी कॉलोनी बना लिए। इसको आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से उन लोगों ने क्या किया कि अपने रूल्स और रेगुलेशंस को जो वहां पर ब्लैक नेटिव पीपल्स थे उसके ऊपर इम्पोज करना शुरू किया, उनको दबाना शुरू किया, उनको ऑपरेस करना शुरू किया, और इस तरह से वो उनको अपने कंट्रोल में रखते थे। उनको एकदम से जो है डिस्क्रिमिनेट करके रखते थे, उनसे एकदम भेदभाव करने लगे उनके स्किन कलर के लेकर। उनको कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता था और ना उनको राइट टू इक्वेलिटी था, ना राइट टू फ्रीडम था। अगर कहीं जाना भी होता था तो उनको परमिशन लेना पड़ता था यूरोपियन पीपल से, और व्हाइट जो पीपल थे उनको उनका परमिट लेना पड़ता था, और इस तरह से उनको एकदम से डिस्क्रिमिनेट करके रख दिया गया था। तभी 1948 के बाद यानी कि 1950 से वहां पर स्ट्रगल होना शुरू हुआ। वहां पर जो ब्लैक पीपल रहते थे उन लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू किया, और ये जो सिस्टम था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम, इसको एक नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं एपार्थाइड। तो एपार्थाइड क्या होता है? एपार्थाइड को हम लोग हिंदी में कहते हैं रंग भेद नीति। अब व्हाट इज एपार्थाइड? इट वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एंड इट वाज इम्पोज्ड बाय व्हाइट यूरोपियंस ऑन ब्लैक। यानी कि जो काले रंग के लोग होते थे, यानी कि जो ब्लैक नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका थे, उनके ऊपर व्हाइट यूरोपियन पीपल जो थे उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था।
तो इसी सिस्टम का नाम दिया गया एपार्थाइड। अब हम आते हैं कि किस तरह से कौन से लीडर थे जिन्होंने एपार्थाइड के अगेंस्ट में स्ट्रगल करना शुरू किया। तो आप लोगों ने जैसे महात्मा गांधी का नाम सुना है, जो कि भारत की आजादी के लिए उन्होंने बहुत ही अपना योगदान दिया, उसी तरह से नेल्सन मंडेला का नाम जो है साउथ अफ्रीका के लिए लिया जाता है। नेल्सन मंडेला एक ऐसे लीडर थे, और भी लीडर्स थे उनके साथ, 7 लीडर्स और भी थे जो कि स्ट्रगल करने में वहां पर आगे बढ़े। उन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट किया एपार्थाइड के अगेंस्ट में। तो नेल्सन मंडेला 1950s में वहां पर स्ट्रगल करना शुरू किए। जितने भी अदर लीडर्स थे उनके साथ मिलकर, साथ में जो वहां के ब्लैक पीपल थे उन लोगों ने भी स्ट्रगल करना शुरू किया एपार्थाइड के अगेंस्ट में। अब वहां पर हुआ क्या कि 1964 में जो 7 लीडर्स थे मेन, और ये नेल्सन मंडेला, इनको जो है जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। साउथ अफ्रीका में एक रोबिन आइलैंड करके था, वहां पर जेल था रोबिन आइलैंड, और बहुत ही ड्रेडफुल जेल था, उसमें उनको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया। और ये इम्प्रिजनमेंट जो है बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए किया गया। वहां पर नेल्सन मंडेला 28 ईयर्स जो है जेल में रहे। और इस तरह से 28 ईयर्स के बाद जब वो जेल से बाहर आए, तब जो है वहां पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, डेमोक्रेसी हुई और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया। अब वहां पर जो है कुछ हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है नॉन व्हाइट्स के ऊपर, जो व्हाइट यूरोपियन पीपल थे, वो कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे। वहां पर उनके जो, जहां पर व्हाइट यूरोपियन पीपल रहते थे, उनके सारे जो है रीजन अलग थे, प्लेसेस अलग थे, एरियाज अलग थे, हर जगह अलग अलग उनको सेपरेट किया गया था। ब्लैक पीपल का एरिया अलग था, उनको जो उनकी ट्रेनें अलग थी, उनकी बसेस अलग थी, उनके स्कूल्स अलग थे, उनके कॉलेजेस अलग थे, उनके टॉयलेट अलग, जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे वो भी अलग थे। मतलब हर चीज जो है, स्विमिंग पूल्स अलग थे, हर चीज को अलग कर दिया गया। इस तरह से वहां पे सेग्रीगेशन किया गया। और सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी को जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम उनसे जो है भेदभाव करना जब शुरू कर देते हैं, तो इसी पॉलिसी को कहा जाता है सेग्रीगेशन। तो वहां पर पूरी तरह से व्हाइट यूरोपियन जो है ब्लैक को सेग्रीगेट करते थे। वो बिल्कुल नहीं अपने एरिया में मतलब कि आने देते थे। उनको जो, अगर उनसे कोई काम भी करवाना था, वर्क कराना होता था, तो वो उनके लिए उन ब्लैक पीपल को परमिट लेना पड़ता था। अगर उनके एरिया में आना है, उसके लिए भी ब्लैक पीपल को परमिट लेना पड़ता था। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है व्हाइट यूरोपियन पीपल बिल्कुल जो ब्लैक पीपल थे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, बिल्कुल भेदभाव करते थे, उनसे बिल्कुल जो है दूरी बना के रखते थे। अब हम आते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ एएनसी। एएनसी का फुल फॉर्म होता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, यानी कि ए से अफ्रीकन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस पार्टी। इसको अम्ब्रेला पार्टी भी कहा जाता है। 1950s के बाद वहां पर जितने मेन जो लीडर्स थे, वो उन लोगों ने ये पार्टी फॉर्मेशन करके और वहां पे स्ट्रगल शुरू कर दिया। और वहां के जो लीडर्स और जितने भी लोकल ब्लैक पीपल थे, वो लोग भी, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो भी उसमें शामिल हो गई। और इस तरह से वहां पर जो है स्ट्रगल जो है स्टार्ट हुआ और एएनसी पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। अब हम आते हैं कि टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, किस तरह से साउथ अफ्रीका में नया कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग किया गया। जब नेल्सन मंडेला जेल से बाहर जब निकले 28 ईयर्स स्पेंड करने के बाद, तो वहां पर 26 अप्रैल 1994 में जो है साउथ अफ्रीका का अपना झंडा अनफोल्ड किया गया, अपना फ्लैग अनफोल्ड किया गया। और उसके बाद जो है वहां पे ये सोचा गया कि वहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो उसके 2 साल बाद जो है वहां पर 1996 में वहां पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इसके लिए बहुत ही डिबेट्स और डिस्कशंस किए गए। वहां पर जितने जो लीडर्स थे, उनको भी ये था कि जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल वहां रह रहे हैं, चाहे वो व्हाइट्स हैं, यूरोपियंस हैं, मिक्स वैरायटी के लोग हैं, या जितने भी जो है ब्लैक पीपल हैं, सबको ध्यान में रखते हुए मतलब जो है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। और इसके लिए जो है बहुत ही लॉन्ग डिस्कशन किया गया। और ये भी ध्यान रखा गया, उसमें कुछ जो है सेंसिटिव यूरोपियंस भी थे, वो सोचते थे, वो जो है एएनसी पार्टी से ही शामिल थे, और उन लोगों ने जो है इसमें मदद करना भी शुरू किया, उनको हेल्प किया। जो है ब्लैक यूरोपियन ब्लैक पीपल्स थे, उनको हेल्प करना उन्होंने शुरू किया। तो इस तरह से वहां पर
न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन शुरू किया गया। इसमें जो व्हाइट पीपल, यूरोपियन पीपल थे, उनको डर था कि जब ब्लैक पीपल अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ऐसे रूल्स बनेंगे जो उनकी प्रॉपर्टी को वो ले लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। वहां पर इस तरह से रूल बनाया गया जो कि सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, यानी कि सभी को राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी का दर्जा जो है दिया गया। और इस तरह से साउथ अफ्रीका का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल तैयार किया गया। प्रीएम्बल में जो है सारी मुख्य बातें जो इंपॉर्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको जो है लिखा गया मोटे मोटे अक्षरों में। और इस तरह से आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में कैसे जो है न्यू अपार्टमेंट को हटाकर और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया। वहां पर जो व्हाइट यूरोपियन पीपल थे, उनको डर था कि एट्रोसिटी हो जाएगी। यानी कि एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? जो फिजिकल जो वायलेंस होता है, इंजरीज होती है, उसको हम बोलते हैं एट्रोसिटी। तो उनको डर था कि ये नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा है, डेमोक्रेसी हो रही है, तो हम लोगों के ऊपर एट्रोसिटी की जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। सभी रेसेस के लोगों को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो है नेल्सन मंडेला का था, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल को या अदर रेसेस के लोगों को ध्यान में रखते हुए राइट टू इक्वलिटी का सबसे पहले जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट रखा। तो इस तरह से चिल्ड्रन, आप लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री था जो कि एक बहुत ही लंबे समय तक अपार्टमेंट से जूझ रहा था। तो इसके लिए नेल्सन मंडेला ने कैसे अपना योगदान दिया और वहां पर इसको एकदम से खत्म कर दिया गया और इस पॉइंट को हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा गया है। तो चिल्ड्रन, आगे हम पढ़ेंगे कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसको जो है उसकी आवश्यकता क्या थी, इन सब के बारे में हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। Now we come to the point, why do we need the constitution and what are the needs of the constitution? Yes, तो हमें constitution की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Constitution is required to safeguard the interest of the common people, either they belong to major community or minor community. चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, तो ये क्या करता है? उनके इंटरेस्ट को, उनके राइट्स को सेफगार्ड करता है। अब हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग सिटीजन्स। ये क्या करता है कि लोगों के बीच में ट्रस्ट को जनरेट करता है, आपस में एक दूसरे में विश्वास की भावना को जनरेट करता है और ये आपस में कोऑर्डिनेशन भी लाता है सिटीजन्स के अमॉन्ग, यानी कि जो देश में नागरिक है इनके बीच में एक दूसरे के साथ भाईचारा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इट स्पेसिफाइज द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजन। ये जो है गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करता है, यानी कि गवर्नमेंट सबसे सर्वोपरि है और दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजन। और किसको पावर है डिसीजन लेने का? जैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शंस के दौरान हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और चूज करने के बाद जो सबसे ज्यादा वोट से जीतता है वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को पूरा पावर होता है डिसीजन मेकिंग करने का, बट इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट में पहले जो है लोकसभा और राज्यसभा में पहले इसकी बैठक होती है, बहस होती है, उसके बाद कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये पावर जो होता है वो डिसीजन मेकिंग का पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास। The next point is it also expresses the aspirations of the people about creating a good society. ये एक्सप्रेस करता है कि लोग जो है आपस में मिलकर एक गुड सोसाइटी का निर्माण करें। तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता की होती है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन जो क्या करता है, हमारे जो राइट्स हैं उसको जो है सेफगार्ड करता है, पीपल्स के राइट्स को सेफगार्ड करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी बनने की स्टार्टिंग कैसे की गई? सबसे पहले क्या हुआ कि जो हमारे देश में जो लीडर्स थे
उन लोगों ने सोचा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाए, क्योंकि उस समय भारत के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, जिसको कि देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना था। तो उस समय सबसे ज्यादा ये था कि जो मेंबर्स चुने गए थे, उन लोगों ने सोचा कि जो भी पॉइंट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उसको देखते हुए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको कैसे जो है किसमें, या तो उनको इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए या उसको इंडिया में उसको मर्ज किया जाए या पाकिस्तान में मर्ज किया गया। ये डिसीजन लेने का काम जो है इंडियंस को दिया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनको दिया गया। अब उनके सामने समस्या थी कि कैसे जो है प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया गया। तो कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिसको कि इंडिया के अंदर मर्ज किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर था, आपका हैदराबाद था, इन सबको जो है इंडिया के अंदर मर्ज किया गया और पाकिस्तान का सेपरेशन करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। तो पाकिस्तान को जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी अलग कर दी, जो रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे उस समय में उसको भी सेपरेट कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना शुरू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन 1928 में हमारे मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया। उन्होंने सोचा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, देखा जाए कि वो किस तरह से वर्क करेगा, और उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की। 1931 में कराची में सेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू मतलब बनाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए जो हमारे जितने भी उस समय में कुछ समस्याएं थी जो देश में, जैसे कि उस समय मतलब कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की समस्या थी, जैसे वहाँ पे उस समय में पूरे राइट्स सभी को नहीं दिए गए थे, उसमें विमेंस को कोई राइट्स नहीं दिया गया था। तो इसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बनाया गया, राइट टू इक्वलिटी बनाया गया, राइट टू फ्रीडम बनाया गया, और इस तरह से बहुत सारे राइट्स जो है कुछ उसमें डाले गए, जिसके द्वारा जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना शुरू किया गया। अब इसमें जो है कॉन्सेंसस किया गया, एक जनरल एग्रीमेंट की गई ब्रिटिश के थ्रू और इंडियन लीडर्स के थ्रू, और इस तरह से कॉन्सेंसस करके जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया। फिर उसको जो है देखा गया कि अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया में लागू करेंगे, सोचा जा रहा था कि इसका प्रभाव कैसा रहेगा। इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन, हमारे देश में कैसे इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन हुआ। इसमें क्या हुआ कि 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और लीडर्स की क्या हुआ, इलेक्शंस कराया गया, जिसमें हमारे कुछ लीडर्स जो थे वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के लेजिस्लेशन में थे। तो उन लोगों ने देखा कि अगर हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उसकी कुछ चीज़ों को हम अडॉप्ट करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं उसमें हम रखें तो वो इंडिया के लिए सुटेबल रहेगा। तो इस तरह से जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसको अडॉप्ट किया गया, और ये जो था इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से इसको अडॉप्ट किया गया। फिर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन था, या अदर कंट्रीज में जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे, उससे हमारे जो लीडर्स थे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और इन लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या किया, जो उसके 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, इसको अडॉप्ट किया। उसके बाद जो रशिया था, यूएसए था, उससे जो है आपका सोशलिस्ट जो है सोशलिज्म, इसको फॉलो किया गया, और बिल ऑफ राइट्स यूएसए फॉलो किया गया। तो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करके हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का काम शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद जो है लॉन्ग डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ कि ये जो अडॉप्ट हमने जो किया है, हमारे लीडर्स सोचे कि जो हमने ये अडॉप्ट किया है क्या ये भारत के लिए सुटेबल रहेगा, क्या इंडिया के लिए, हमारे कंट्री के लिए सुटेबल रहेगा, क्योंकि हमारे देश में जो है डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे उसको देखते हुए इसको लागू करना सही रहेगा। तो इसको जो है सोचते हुए हमारे लीडर्स ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को डाला और ये सोचा कि हाँ ये फिट हो सकता है। फिर जो है उन लोगों ने क्या किया कि इसको जो है अडॉप्ट करके और अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम शुरू किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? उस समय जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो इलेक्शन कराया जाता था, जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते थे, इलेक्ट होकर आते थे, सेलेक्ट होकर आते थे, तो उनका एक ग्रुप बनाया गया जिसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस टाइम में ये 299 मेंबर्स थे और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, जो 299 मेंबर्स थे, इसका इलेक्शन जो है फर्स्ट टाइम में कराया गया था आपका जुलाई 1946 में। फिर इसकी फर्स्ट मीटिंग कराई गई दिसंबर 1946 में। और ये जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम शुरू किया और हमारे ये असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में और इसको पूरी तरह से इफेक्ट में लाया गया इंडिया में 26 जनवरी 1950, जिसको कि हम रिपब्लिक डे के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 रिप्रेजेंटेटिव जो है इलेक्ट करके आए, तो इनकी जो कमिटी थी उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन लोगों को ड्राफ्टिंग का काम दिया गया। अब इन लोगों ने ड्राफ्टिंग का काम जो है क्लॉज बाय क्लॉज शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आप सब लोग जानते हैं, ही इज ऑल्सो नॉन एज द फादर ऑफ द नेशन, एंड उनको जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और क्लॉज बाय क्लॉज करके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाना शुरू किया गया। अब जो है क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग का जो काम था वो 114 डेज में कंप्लीट किया गया और ये बहुत ही सोच समझकर इसकी ड्राफ्टिंग का काम किया गया। इसमें जो है बहुत सारे लगभग 2000 अबाउट 2000 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए और ये सारे अमेंडमेंट्स जो थे, सारे अमेंडमेंट्स को लिखने के बाद ये जो है 12 वॉल्यूम की एक हैवी बुक, बल्कि बुक बनी, बहुत ही भारी भरकम बुक बनी। उसके बाद जो है इसको एक एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से लिखा गया। जो उसमें लीडर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने है जो है एक एक अमेंडमेंट्स को, एक एक रूल्स को, आर्टिकल्स को अच्छी तरह से लिखा। लिखने के बाद उसको क्लॉज बाय क्लॉज करने के बाद उसका जो है उसको जो है रिकॉर्ड किया जाने लगा, उसके बाद प्रिजर्व किया जाने लगा और प्रिजर्व करने के बाद लास्ट में जो है इसको प्रिंटिंग कराया गया। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक थी वो बहुत ही एक हैवी बल्कि बुक बनी। बाद में इसको जो है कुछ पॉइंट्स जिसको संशोधन करके इस बुक को बनाया गया और इसका जो मेन पॉइंट था उसको प्रीएम्बल में दर्शाया गया, उसको प्रीएम्बल में मोटे अक्षरों में लिखा गया। तो इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है शुरू किया गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडिंग वैल्यूज कौन कौन थे। इसमें देखिए गाइडिंग वैल्यूज में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमारे जो लीडर्स उस समय कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे उनकी फिलॉसफी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए फिलॉसफी समझेंगे जब हम, तब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज्यादा ये करेंगे कि उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स थे, कौन कौन से देश के सामने समस्याएं थी, उसको देखते हुए उन लोगों ने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। तो ये था गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग आते हैं द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी। ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी का सपना था, क्योंकि उस समय हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनटचेबिलिटी थी, लोग जो है ड्रिंकिंग बहुत करते थे, बहुत सारी समस्याएं थी और बहुत सारे जो है लोग ड्रग्स लेते थे। तो इन सब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाइना के साथ ड्रग का व्यापार भी करता था, तो ये सारी समस्याएं सोसाइटी में उस समय बहुत ज्यादा थी। इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने सोचा कि इसके लिए भी कुछ रूल, ड्राफ्टिंग कमिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमिटी जो 299 मेंबर्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव जो थे इलेक्ट करके आए थे उनकी एक ग्रुप थी, तो इसी ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। अब ये जो 299 मेंबर्स थे इनको ड्राफ्टिंग का काम दिया गया। इन लोगों ने क्या किया कि क्लॉज बाय क्लॉज करके एक एक करके इन लोगों ने ड्राफ्टिंग का काम शुरू किया
और इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। आप सब लोग जानते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो उसके बाद जो है इसके जितने भी जो रिटन रूल्स थे उसको एक व्यक्ति बोलता था। पहले तो इसकी रफली ये तैयार की गई थी, एक व्यक्ति बोलता था, उसके बाद एक जो है उसको लिखता था, और लिखने के बाद एक व्यक्ति उसको रिकॉर्ड करता था, और ये रिकॉर्ड करने के बाद उसको प्रिजर्व किया गया, और इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से तैयार हुआ तो उसको प्रिंट कराया गया, और प्रिंट कराने के बाद ये एक 12 वॉल्यूम की हैवी बुक बनी, हैवी बल्कि बुक। और फिर उसके बाद जो है इसमें कुछ जो है अमेंडमेंट्स किए गए, क्योंकि बहुत ही हैवी बल्कि बुक हो गई थी। उसके बाद अमेंडमेंट्स करके इसको जो है एक बुक बनाई गई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम बताएंगे कि हमारे भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, इसके ड्राफ्टिंग में कितना टाइम लगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग करने में 2 years 11 months 18 days लगे, और इसका जो है ड्राफ्टिंग का काम 114 days में कंप्लीट किया गया। तो इस तरह से हमारे देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग का काम जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आते हैं कि गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसमें कुछ गाइडिंग वैल्यूज आपको हम बताएंगे, जैसे कि महात्मा गांधी का क्या विचार था इसके बारे में बताएंगे, और जो अदर लीडर्स थे वो क्या चाहते थे इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम कि इसकी गाइडिंग वैल्यूज को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है इसका मतलब, तो लीडर्स की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। उस समय क्यों लीडर्स ने ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे। उस समय हमारे देश के सामने बहुत सारी समस्या थी। उस समय हमारा देश पुअर था, उसको पॉवर्टी पे भी ध्यान देना था, पुअर के ऊपर भी, कुछ जो है अंडर प्रिविलेज क्लासेस के लोग थे उनके ऊपर भी फोकस करना था, कुछ जो है इंटॉक्सिबिलिटी थी उसको ऊपर भी ध्यान देना था, फिर जो है कुछ लोग ड्रगिस्ट थे उनके ऊपर भी। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हम जो है ऐसे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में होने चाहिए जो कि उनके अकॉर्डिंग हो। जबकि ऐसा है कि महात्मा गांधी जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, मोस्टली इसमें लीडर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। अब हम आते हैं कि द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। महात्मा गांधी जी का ड्रीम था, सपना, कि जो सबसे पहले जो अनटचेबल पीपल है उनके लिए भी रूल्स बनाए जाए। उसके बाद जो हमारे देश में पुअर पीपल है उनके लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए, और जितने भी जो है हमारे नीचे वर्ग के लोग हैं या जो भी जो है देश में छुआछूत की भावना था उसमें बहुत ज्यादा था उस समय, तो इसको देखते हुए रूल्स बनने चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने 1931 में एक बुक लिखा था जिसका नाम था यंग इंडिया, और वो यंग इंडिया के थ्रू भारत में जितनी भी समस्या थे उसको अपने बुक में फोकस उन्होंने किया था। और इस तरह से महात्मा गांधी चाहते थे कि जो हमारे देश में समस्या है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बने। तो जितने भी जो लीडर्स थे उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको जो है फॉलो किया गया, और फॉलो करके जो उसमें रूल बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत ये था कि जो दलित है, दलित वर्ड जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट को दिया था दलित वर्ड, तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि उनके लिए भी कुछ ऐसे रूल्स बनने चाहिए जो कि जो जनरल पीपल होते हैं जो उनको जो है पूरी तरह से फोर्सफुली उनको दबाते ऑपरेट करते हैं सोसाइटी में, तो इसको जो है खत्म करना था। अब हम लोग आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ये था कि उसका समस्या थी, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि भारत में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट टू इक्वलिटी के अकॉर्डिंग देश में गरीबी को खत्म करना चाहते थे, और इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे रूल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया कि उसमें जो है ऐसे रूल्स बनाए जाए जिससे कि हमारे देश में गरीबी खत्म हो जाए। अब हम फोकस करेंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो लीडर्स थे जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी में उनका ज्यादा योगदान था। इसमें थे सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम,
नेक्स्ट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद थे एस.सी. मुखर्जी, उसके बाद थे जी. दुर्गा भाई देशमुख, फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो थे ही थे, बलदेव सिंह थे, फिर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मिसेस सरोजनी नायडू। तो ये इम्पोर्टेंट लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कमिटी के, और इनके जो व्यूज थे वो ज्यादा से ज्यादा इसमें फोकस किए गए, क्योंकि ये उस समय जो है कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको देखते हुए उन लोगों ने उस पर फोकस करके कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में हेल्प किया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, कि हमारे देश का इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या था। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन जो है किस तरह से इसको बनाया गया। इसके डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले जो इसकी मुख्य बातें थी उसको जो है इसके प्रीएम्बल में लिखा गया कि कौन कौन से ऐसी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर लिखा गया है, उसको इंट्रोडक्शन पर दर्शाया गया और उसको जो है हाईलाइट किया गया। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे कि इसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे। तो इसके 3 मेजर एस्पेक्ट्स को जो है वो इस तरह से है। इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री, दैट इज अबाउट इलेक्शन। सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया कि अगर किसी भी मतलब जैसे कि कंट्री को गवर्न करना है तो सबसे पहले हमें इलेक्शन करवाना होगा, टाइम टू टाइम, यानी कि पर्सन क्या चाहता है, कैसे जो है देश में सुधार हो सके, तो इसके लिए हर 5 साल बाद जो है इलेक्शन का प्रावधान रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक डिसीजन, किसको कितना पावर है, क्योंकि कौन जो है गवर्नमेंट को चला सकता है। तो इसके लिए इलेक्शन कराया जाता है। इलेक्शन कराने के बाद जो चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मेजॉरिटी प्रूव करते हैं, वो जाकर कंट्री को गवर्न करते हैं। जैसे कि हम उनको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है देश को गवर्न करता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें यह भी किया गया कि इसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब इसके पावर 3 थे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और इस तरह से इसके पावर को डिवाइड किया गया। इट पुट्स लिमिट्स टू द गवर्नमेंट कैन डू प्रोवाइडिंग सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। इसमें यह बताया गया कि कुछ राइट्स जो है सिटीजन्स को देने चाहिए, और इस राइट्स को कहा गया, जो राइट्स है, जो इम्पोर्टेंट राइट्स है, सिटीजन्स को मिलने चाहिए, और इसको कहा गया फंडामेंटल। अब हम चलते हैं कि कुछ प्रीएम्बल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा प्रीएम्बल को। तो प्रीएम्बल में क्या किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेन पॉइंट्स है, उसको जो है फोकस किया गया है प्रीएम्बल में। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, और जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करके लिखा गया है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि हमारा देश जो है सोवरेन है। सोवरेन मीन्स व्हाट, कोई भी आउटसाइडर जो है हमारे देश के ऊपर अब रूल नहीं कर सकते। हम जो रूल होगा वो हमारे देश के ऊपर हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही करेंगे। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, अब हमारा देश जो है समाजवाद है, सामाजिक है, समाजवाद है यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकुलर, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इसमें किसी भी रिलीजन की कोई डाइवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक है। और नेक्स्ट है रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा कंट्री टोटल जो है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र है, हमारे देश में अपना रूल्स रेगुलेशन चलता है। अब हम आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जस्टिस। जस्टिस मीन्स सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि हमारे देश में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों तरह से लोग सिटीजन्स को जस्टिस मिलना चाहिए। और सोशल का मतलब होता है सामाजिक दृष्टि से, यानी कि सोसाइटी में चाहे किसी भी कास्ट के लोग रहते हो, किसी भी वर्ण के लोग रहते हो, किसी भी क्रीड के लोग रहते हो, रिलीजन के लोग रहते हो, लैंग्वेजेस के लोग रहते हो, किसी भी तरह की कोई डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ऑल आर इक्वल। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब होता है हमारे कंट्री में बहुत तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर उनके राइट्स को देखा जाए तो सारे राइट्स जो कि एक रिच पीपल को मिलते हैं वही राइट्स जो है पुअर को भी मिलने चाहिए। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में भी लिखा गया है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल,
राजनीतिक रूप से भी सारे राइट्स जो है सभी लोगों को मिलने चाहिए, चाहे वो पुअर हो, रिच हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, उसको सारे राइट्स आपको पॉलिटिकली मिलने चाहिए। और नेक्स्ट आता है लिबर्टी। सभी को लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, यानी कि सभी को लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, यानी कि हर व्यक्ति को अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, सोचने का और उसको बताने का, बोलने का पूरा राइट है। उसके बाद आता है बिलीफ। बिलीफ मीन्स हर दूसरे के एक दूसरे के साथ बिलीफ होना चाहिए, ट्रस्ट भी होना चाहिए। हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के लोगों के बीच में आपस में जो सिटीजन्स है उनके बीच में ट्रस्ट की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। इस तरह का जो है पॉइंट ये इसमें लिबर्टी में लिखा गया है। नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। यहाँ पर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स पीपल यहाँ पे रहते हैं, कुछ हिंदूस है, मुस्लिम्स है, सिख है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्ध है, जैनिज्म है। तो ये जितने भी रिलीजियस पीपल है इनके बीच में सेकुलरिज्म होना चाहिए, ना कि डाइवर्सिटीज होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। सभी रिलीजियस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इक्वल है और किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली जो है बहुत ज्यादा उसको मान्यता नहीं दी गई है, कोई मान्यता उसको नहीं दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे रिलीजन एक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स ऑल आर इक्वल, यानी कि हमारे देश में जो भी लोग रहते हैं इंडिया में वो सारे लोग इक्वल है, सबको सारे राइट्स मिलने चाहिए और कोई भी जो है चाहे वो रिच हो, पुअर हो, किसी भी कास्ट का हो, उनको सब इक्वल है। नेक्स्ट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि जो भी पीपल, एक इंडिविजुअल है उसका अपना एक डिग्निटी होना चाहिए, उसका एक अपना रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी जो है किसी भी पीपल के अगेंस्ट में उसकी डिग्निटी के खिलाफ कुछ भी बोल दे, तो इस तरह से नहीं होता है, इसके लिए एक रूल बनाए गए हैं। दूसरा है रिस्पेक्ट फॉर ऑल, यानी कि हम जो लोग रहते हैं सोसाइटी में, हमारे अंदर जो है सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वो रिच हो, पुअर हो और चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, सबके लिए रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए। एंड नो फीलिंग ऑफ इंफेरियर, किसी को इंफेरियर नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। ये नहीं कि ये पुअर है तो इसको जो है इंफेरियर समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो इसका मेन पॉइंट है आपको प्रीएम्बल में बताया गया। अब हम फोकस करते हैं जो पॉइंट्स हमने आपको पढ़ाए थे उसमें, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही शुरू करते हैं थोड़ा सा, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कैसे जो है इसको लागू किया गया, कब लागू किया गया, ये सारी चीजें अब हम आपको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? Constitution is the set of written rules and regulation and it is the supreme law of the country। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिखित रूप में जो रूल्स और रेगुलेशन है उसकी एक बुक है और ये जो है सब सुप्रीम लॉ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट है, ना हमारे प्रेसिडेंट है और ना ही कोई भी लीडर्स है। नेक्स्ट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, उसको शॉर्टकट में मैं थोड़ा सा बता दूं। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो लीडर्स थे 299 लीडर्स, उनका एक बार इलेक्शन करा के और उनको चूज किया गया और चूज कराने के बाद ये इलेक्शन जुलाई 1946 में हुआ। फिर इनकी पहली फर्स्ट मीटिंग जो है दिसंबर 1946 में की गई। उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ। जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको भी सेपरेट करना पड़ा। कुछ मेंबर्स पाकिस्तान के हो गए और कुछ मेंबर्स इंडिया के हो गए। तो इंडिया के जो मेंबर्स थे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने में वो हेल्प करना शुरू किए। अब इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा निर्माण हो गया था, इसको बनाने में 2 years 11 months और 18 days लगे और इसकी ड्राफ्टिंग में 114 days लगे। उसके बाद जो है इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको इफेक्ट में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और उसी डे को हम जो है रिपब्लिक डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं।
तो इस तरह से हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है 7 कंट्रीज से लिया गया है। इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको अडॉप्ट किया गया है। ये एक अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जो है हाफ पेज के हैं, कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन जो है 4 लाइन्स के हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक लिखित रूप में है, रिटन में है और